So, hi everyone, myself Dr. Milind. Today's topic is kidney stones and renal tubular defects. And first of all, we will start with the kidney stone because these are the most common uh, disease that you will find in your emergency, and one of the common disease, but still we do not have proper understanding how to guide our patient and how to manage it. So first of all, I will just start with how the patient will present to you. आखिर एक किडनी स्टोन का पेशेंट आएगा कैसे? Just raise your hands if anybody had did their internship in surgery in emergency anywhere. कितने लोगों में आपने सर्जरी में इमरजेंसी में काम करा है इन योर इंटर्नशिप? ठीक है, सम ऑफ यू हैव डन दैट। तो आपने देखा होगा बहुत बार आप रात को 11 बजे इमरजेंसी में बैठे हो और एक पेशेंट आता है ऐसे हाथ रख के, डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, ही हैंड इज लाइक दिस, इधर ऑन दिस फ्लैंक और दिस फ्लैंक, और आपको बॉस बोलते होंगे कि यार इसके आईएम डाइसाइक्लोमिन लगाओ और एक एनएस 500 लगाओ। So I will now brush you up what they were talking about. So the treatment of renal stone, पहली बात suspect करना है, कब करना है? When patient will present with a flank pain and that pain will radiate either to the umbilicus or into his tip of penis or uvula, depending on the position और location of the stone where it is present. तो उसके अनुसार उसका पेन रेडिएट होगा। जितना ज्यादा स्टोन आगे आएगा उतना ज्यादा पेन आगे जाएगा। तो वो जैसे ब्लैडर के पास होता है तो वो पेन सीधा रेडिएट होता है टिप ऑफ द यूरेथ्रा पे, टिप ऑफ द पेनिस पे। तो आपके पास पेशेंट लेके आएगा फ्लैट पेन की और वो बोलेगा डॉक्टर साहब हर 3-4 महीने में होता है। और 90% पेशेंट तो कुछ सोनोग्राफी भी साथ लेके आएंगे और बताएंगे डॉक्टर साहब मेरे पथरी का दर्द है, एक इंजेक्शन लगा दो। रात को 3-4 बजे भी आएंगे, बहुत सीवियर पेन होता है। तो आपने डायग्नोस करा क्लिनिकली, यार ये कोलिकी पेन है ना? पेशेंट बोल रहा है चप चप करके दर्द हो रहा है, एक साइड से दर्द हो रहा है, पेशाब मुश्किल से आ रहा है, यूरिन में डिफिकल्टी होगी और सम ऑफ देम माइट हैव हेमेटूरिया। सो दैट इज द ट्रायड दैट पेशेंट विल कम टू यू, आप बोलोगे यार ये तो रीनल स्टोन है। नाउ द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अदर इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। मतलब पहले तो आप उसका दर्द रिलीव करो। आप उसको बोलोगे जाके सोनोग्राफी करा, जाके यूरिन का माइक्रोस्कोपी करा, यूरिन बेसिक कराएगा, वो बोलेगा यार आपका दिमाग खराब है क्या, पहले मेरा पेट दर्द हो रहा है, पहले आप उसको सही करो, जांचे मैं बाद में करा लूंगा। दैट इज डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो पहले आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना, और इमरजेंसी भी ट्रीटमेंट में यू विल डू ओनली टू थिंग्स, दैट इज एनाल्जेसिक एंड फ्लूइड। बेसिक फंडा क्या है? एनाल्जेसिक से पेन रिलीफ होगा, लोकल इन्फ्लामेशन जो स्टोन उस यूरेटर में इन्फ्लामेशन करा रहा है वो कम होगा, और फ्लूइड देने से देर विल बी मोर डायूरेसिस। सिंपल सी बात क्या है, एक अगर नाला है, नाले के अंदर वो खाली है और आपने पत्थर डाल दिया तो वो वहीं पड़ा रहेगा, और उसके अंदर नाले में पत्थर है और आप पानी का फ्लो अच्छा है, पानी का टाइम आ गया, पानी बहुत सारा उसमें भर भर के आ रहा है, तो वो फ्लो आउट होके अपने रास्ते निकल लेगा। कहने का मतलब you will try to make him more hydrate and make him more urine। इसीलिए आपने देसी जुगाड़ घरों में चाचा और मामा लोग बोल देते होंगे आपको, अच्छा स्टोन हुआ है चल तू बैठ के बियर पी। दैट इज द कॉमन थिंग दैट यू ऑल हैव हर्ड। ठीक है। सो that is the emergency treatment, that is IV fluid and analgesic। now the we comes to definitive treatment। ठीक है, उसका पेन रिलीफ हो गया, वो आपके पास 1 घंटे रहा, इमरजेंसी में आपने NS 500 लगाया, आपने एक डाइक्लो IM लगाया, डॉक्टर उसने बोला डॉक्टर साहब मस्त दर्द ठीक हो गया। नाउ द लेटर गोल ऑफ यू इज कि आपको उसमें दोबारा स्टोन ना हो वो बचाना है, और जो स्टोन है उसका कॉज ढूंढना है। क्योंकि सपोज देखो, किडनी स्टोन यू टेक इट वेरी लाइटली, बट यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, बिकॉज बार बार किडनी स्टोन होने से पेशेंट की बार बार हाइपरटेंसिव पेशेंट वी कैन ऑल्सो गिव फ्लूइड। देखो, फ्लूइड अगर ऑन ऑन स्पॉट आपका पेशेंट मान लो एक हाइपरटेंसिव है और वो एंटी हाइपरटेंसिव पे कंट्रोल्ड है, देन यू कैन गिव हिम फ्लूइड। लेकिन अगर मान लो किसी का पीपी है 170-80, then definitely you will at that time of presentation if BP is raised, then you will avoid the fluid, otherwise you can give the fluid even in hypertensive if he is controlled। The main thing is give it slowly, not too fast। तो आपने को कभी भी ऐसा नहीं होता कि NS 500 आधे घंटे में चढ़ा दी, patient is not dehydrated, your patient is very well hydrated, you just give him slowly fluids। ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे में 500 ml चढ़ा दिया। ठीक है। नाउ अपनी बात कर रहे थे कि यार अब आपका सेकंड मकसद होता है कि इस पेशेंट में दोबारा स्टोन ना हो। व्हाई इट इज सो मच रेलेवेंट, व्हाई एम एस फोकसिंग ऑन दैट, बिकॉज क्या होता है कि आपके किडनी में जब भी स्टोन होता है इट कॉजेस ट्रांजिएंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द
urine, and that recurrent obstruction damages your kidney, and some of time you might have seen also hydrouretronephrosis. तो बार बार वो स्टोन बनेगा तो बार बार किडनी इंजरी होगी, एंड दैट मे इवेंचुअली लीड इनटू सीकेडी. दिस, सॉरी. तो हो क्या सकता है कि आपको बार बार उस पेशेंट को सीकेडी से बचाना है और बार बार उस डिस्कम्फर्ट से बचाना है, बिकॉज लाइक इफ एनीबडी ऑफ यू हैव एवर फेल्ट द किडनी स्टोन का पेन बहुत ज्यादा मतलब एक्सक्रूशिएटिंग होता है. So the next investigation that you will order most accurate is NCCT KUB, that is non-contrast CT scan kidney ureter and bladder, or that is called spiral CT. और अगर आप मान लो एक लोअर सेंटर पे बैठे हो, आप एक पीएचसी सीएचसी के एरिया में बैठे हो जहाँ से सोनोग्राफी अवेलेबल है, दैट यू कैन डू आल्सो. बट मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आंसर ऑप्शन में एक्सरे दिया होगा, एक्सरे टेक नहीं करना, बिकॉज most like half of the stones are radiolucent, they cannot be seen radiologically. उसकी ट्रिक है पीजी लक्स, में उसमें आऊंगा, बड़ी हमारे टाइम से ट्रिक चल रही है, बहुत अच्छी ट्रिक है. तो दीज कैनॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे, तो आपको एक्सरे आंसर नहीं टेक करना है. फर्स्ट चॉइस है सिटी स्कैन, इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन यू गो फॉर सोनोग्राफी. ठीक है. अब इससे मकसद क्या होगा, यहाँ से आपको साइज पता लगेगा स्टोन का और आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा कि इस पेशेंट को किडनी स्टोन है. अब साइज मान लो 5 mm से कम का, तो आप उसको मस्त रीअश्योरेंस दोगे कि आप जाके मस्त रहो, पानी पियो, जम के पानी पियो, और क्या नाम, विद टाइम इट विल पास आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 mm इज टू स्मॉल, इट विल इजीली पास आउट. If it is 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, तो आपको बोल दोगे कि मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड और सीन द पोस्टर की दूरबीन से ऑपरेशन करा जाता है. सो वन ऑफ दीज इज ESWS, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. मतलब बाहर से ऐसी शॉक वेव्स देते हैं जो कि है ना, स्टोन को उसी की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करा के तोड़ देता है. तो लाइक इतना बड़ा स्टोन है, उसको वाइब्रेट करा करा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, एंड जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर और विद इन 24 आवर पेशेंट के यूरिन से छोटे छोटे स्टोन्स निकल जाएंगे. सो दैट इज ESWL. तो मतलब 1.5 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर का, तो आपको बोला आप दूरबीन के से ऑपरेशन करा लो, कोई लोड नहीं है, आप जाओगे 1 घंटे में फ्री हो जाओगे, शाम को घर पे आ जाओगे, रोज रोज परेशान मत हो. और इससे गुर्दों पे भी लंबा असर पड़ सकता है, तो यू विल एडवाइस हिम. किस पेशेंट में नहीं एडवाइस करना, दो कॉन्ट्राइंडिकेशन है. फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, सेकंड इज ब्लीडिंग डायथेसिस. किसी पेशेंट में ब्लीडिंग की कंप्लेंट है ऑलरेडी, मान लो वो पेशेंट एंटीथ्रोप अपना जैसे CLD का पेशेंट है जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है, देन या ITP का पेशेंट है जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो देन इन दोज पेशेंट यू विल अवॉइड ESWL, क्योंकि अगर ब्लीड होगी तो आपको रोकने का तरीका नहीं मिलेगा. इफ इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर, आप बोलोगे कि देखो यार, ये स्टोन आपके यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, इट इज कॉजिंग हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस, वो आपकी किडनी में यूरिन भरा रहा है, गंदा पानी भरा रहा है, आपको CKD हो जाएगा, आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा. तो आप प्लीज यू शुड गो फॉर PCNL, दैट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी. द नेम्स टेल्स ऑल द स्टफ अबाउट इटसेल्फ. पर PCNL और कुछ नहीं होता कि वो मेरे यहाँ पीछे पीठ में रेट्रोपेरिटोनियली कट लगाएंगे, एंड बाय स्कोप गो इनसाइड एंड दे ट्राई टू पुल आउट द यूरेट स्टोन, एंड दे में पुट ए ड्रेन ऑल्सो. ठीक है, अगर उनको लगेगा कि यहाँ पस बन सकते तो दे में पुट ए ड्रेन ऑल्सो, बट इट इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर, बट वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली डन बाय यूरोलॉजिस्ट, तो यू कैन सजेस्ट हिम दैट. लेकिन मैंने बोला 5 mm से कम है, बंदे को बोल दो मस्त हो जाए. 2 सेंटीमीटर से कम है, बोल दो दूरबीन का ऑपरेशन ESWL करा लो, मस्त है. 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, PCNL करा दिया. अब मान लो एक केस आता है आपके पास जिसमें 6 mm का स्टोन है या 7 mm का स्टोन है, तो लाइक दैट इज ए ग्रे जोन, है ना. पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब यार, ऑपरेशन नहीं कराना चाहता और ESWL के जितने पैसे है नहीं, आप प्लीज दवाई से ठीक कर दो. तो आप क्या करोगे, जो भी उसका कॉज है, मैं कॉज पे अभी आऊंगा, उसके अनुसार ट्रीट करोगे. साथ में यू विल यूज 2 ड्रग्स, एनाल्जेसिक और वो सब तो यूज कर लिया आपने इमरजेंसी के लिए. 2 drugs that you will use is tamsulosin, whether it is female or male doesn't matter, and second is nifedipine.
See, tamsulosin is a alpha blocker, nifedipine is a calcium channel blocker, but both are working on smooth muscle. Okay. और यहाँ यूरेटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्मूथ मसल. तो आपका मकसद क्या रहता है कि टेम्सुलोसिन और निफेडिपिन दे के बीपी मॉनिटरिंग करके अगर उसको हाइपोटेंशन नहीं हो रहा, शी इज टॉलरेटिंग वेरी वेल, तो द चांसेस आर यूरेटर विल गेट डायलेट एंड स्टोन विल पास. ठीक है. सो वेन एवर यू हैव ए पेशेंट दैट हैज स्टोन इन द ग्रे जोन एरिया लाइक 6 mm 7 mm, तो आप चाहते हो कि यार डू नॉट गो फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, एक बार वी कैन ट्राई मेडिसिन. तो आप उसका क्या करते हो, टेम्सुलोसिन और निफेडिपिन उसके ट्रीटमेंट में ऐड करते हो. सो लाइक दिस इज द guideline of how you will diagnose your patient, how will you treat your patient. So I hope you it is clear you now. एक आपने आईवी फ्लूइड दिया, एनाल्जेसिक दिया, पेशेंट को सेटल करा, अगले दिन सोनोग्राफी और सिटी स्कैन कराने का बोला, आपने साइज के अनुसार बोल दिया तो सर्जरी कराओ या दूरबीन का ऑपरेशन करो या मस्त करो, 5 mm से कम में कुछ नहीं करना. जहां ग्रे जोन था 6 से 7 mm का, वहां आपने टेम्सुलोसिन दे दिया और निफेडिपिन दे दिया. नाउ आई विल कम टू योर डेफिनेटिव डायग्नोसिस. आखिर स्टोन क्यों हुआ था? अभी तक मैंने बात ही नहीं करी कि क्या वो यूरिक एसिड का स्टोन था, क्या वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन था, क्या वो कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन था. अब अल्टीमेट बात आती है, इसके लिए आप क्या टेस्ट कराओगे, क्रेटिनिन सीबीसी वो सब करा लो, ठीक है, कोई रोल ज्यादा रोल नहीं है उसका. बट मेन टेस्ट इज यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी एंड यूरिन फॉर पीएच. आपको पीएच देखनी है यूरिन की. नॉर्मल पीएच 6 से 7.5 आती है. एनीबडी इन द चैट, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस करा, आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन, अपना यूरिन एसिडिक होता है फिर भी अपने डे टू डे लाइफ में अपने यूरिन में बर्निंग क्यों नहीं महसूस करते, जलन क्यों नहीं होती? एनीबडी इन द चैट जो शुरुआत से लेक्चर अटेंड करे, दे विल नो. बफर, वेरी गुड अभिषेक. बिकॉज अपने H प्लस, फ्री H प्लस नहीं होते, दे आर सिक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ NH4 प्लस. ठीक है. तो वो अकेले फ्री H प्लस होंगे, ओनली देन दे विल कॉज बर्निंग, दैट इज नोन एज बफर. तो इसीलिए वी डू नॉट फील बर्निंग इन द रेगुलरली डे टू डे लाइफ. तो अभी तक मैंने सारी बात इमरजेंसी ट्रीटमेंट और सोनोग्राफी और साइज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की बात करी थी. अब मैं अपने कोर टॉपिक पे आ रहा हूँ जो आज का है, दैट इज द टाइप ऑफ द स्टोन. और उसके लिए आप क्या टेस्ट ऑर्डर करोगे? यूरिनरी पीएच. आप देखोगे पीएच क्या है उस पेशेंट की. तो आप गए यार, आपने देखा यूरिन की पीएच नॉर्मल है, तो मोस्ट कॉमन स्टोन ओवरऑल भी और विद इररेस्पेक्टिव ऑफ पीएच इज कैल्शियम ऑक्जेलेट. तो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है? थायजाइड डायूरेटिक और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन. आप बोलोगे नमक कम खाओ और थायजाइड डायूरेटिक. अब यहाँ दो डायूरेटिक आते हैं, देखो, एक थायजाइड और एक फ्यूरोसेमाइड. थायजाइड डायूरेटिक का क्या होता है? वो डीसीटी पे काम करता है और वो बॉडी में कैल्शियम बढ़ाता है, इट कॉजेज हाइपर कैल्सियमिया, बट ट्यूब्यूल्स में कम करता है, इट डिक्रीजेस रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, so hence increases blood calcium. So it is contraindicated in hypercalcemia but indicated in calcium stones. Salt restriction is indicated, not calcium restriction. Calcium restriction will promote more oxalate absorption from the intestine and more calcium oxalate stone. तो आपको सिर्फ सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कराना है. तो जैसे मैं जोधपुर में रेजिडेंसी मैंने करी थी, एंड वहाँ मतलब लाइक people used to eat too much salty food, and also most common cause of hyper like calcium stone is familiar hypercalciuria. तो वहाँ बहुत ज्यादा किडनी स्टोन की प्रोमिनेंस थी. तो द कॉमन एडवाइस वी यूज टू गिव इज, आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करो अपनी डाइट में, एंड थायजाइड डायूरेटिक है ना, थायजाइड डायूरेटिक आप प्रेफर करो. इट इज लाइक वेरी गुड इफेक्टिव टू प्रिवेंट रिकरेंट स्टोन, है ना, वो पेशेंट का बेचारे का बार बार स्टोन नहीं होगा. अब मान लो यूरिन की पीएच एसिडिक हाई है, तो एसिडिक में सिस्टीन और यूरिक एसिड दोनों हो सकते हैं, लेकिन अपना जो कॉमन होता है दैट इज यूरिक एसिड स्टोन. तो उस केस में आपको यूरिन को एल्कलाइज करना है ताकि एसिडिक एसिडिक एनवायरनमेंट में यूरिक एसिड स्टोन ना बन पाए. एल्कलाइज करने के लिए आप सबने कभी दिया भी होगा सिरप यूरिन एल्कलाइजर, आप पेशेंट को लिखते हो, वो क्या होता है? पोटेशियम सिट्रेट. पोटेशियम सिट्रेट, दैट इज द. अब मान लो यूरिनरी पीएच एल्कलाइन आई है, 8 आई है, 9 आई है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन है. मतलब ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो बैठा बैठा यूरिया को अमोनिया में तोड़ रहा है यूरिएज एंजाइम के द्वारा, जिसके कारण बहुत बेसिक यूरिन बन रहा है. दैट इज कॉमनली प्रोटियस मिराबिलिस.
that causes true white stone. These are like very large stone, like my fist large stone. So उनके अंदर this is the only indication where you give antibiotic in the treatment of kidney stone. वरना किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक नहीं देते, एनाल्जेसिक दिया, फ्लूइड दिया, और मसल रिलैक्सेंट लाइक टेम्सुलोसिन दिया, निफेडिपिन दिया। आपने यूरिक एसिड का स्टोन था तो पोटेशियम सिट्रेट दे दिया, कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन था तो थायराइड दे दिया। लेकिन अगर ट्रू वाइट स्टोन है तो यू मस्ट गिव एंटीबायोटिक्स। सो लाइक दैट इज हाउ यू अप्रोच ए पेशेंट। आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द थ्री इन्वेस्टिगेशन दैट आई डू। वन इज इमेजिंग, अदर इज यूरिन एनालिसिस, एंड अदर इज यूरिनरी पीएच। हाउ विल यू ट्रीट इज IV fluid, analgesic, specific for each one is like thiazide diuretics, syrup urine alkalizer, and uh, antibiotics. When to give antibiotics, you should be aware, or if depending on the size, whether you go for operation or not. So I hope that is clear to you now. अब अपने क्विकली डिस्कस करेंगे किस किस स्टोन में क्या क्या फाइंडिंग मिलती है। देखो, अब जो मैं समझाने वाला पोर्शन अब तक था, अब मोस्टली जो पार्ट है दैट इज मगअप पार्ट। तो लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं किसमें कैसा स्टोन मिलेगा। तो फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि मोस्ट कॉमनली कैल्शियम डाइहाइड्रेट होते हैं। तो दीज आर लाइक डम एनवलप शेप्ड क्रिस्टल्स ऑन द यूरिन एनालिसिस। और अगर कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट हैं, जो कि सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में मिलेंगे। इसलिए जब आप है ना, आप फार्मा का क्वेश्चन या फॉरेंसिक का क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग में टेस्ट क्या कराओगे, यूरिन एनालिसिस। तो सी कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स डंबल शेप्ड स्टोन होते हैं, और डाइहाइड्रेट स्टोन आर एनवेलप शेप्ड स्टोन। तो इन पेशेंट्स के अंदर आप एल्कलाइज कर दोगे, अपने थायराइड डाययूरेटिक दोगे। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, फेमिलियर हाइपर कैल्सीयूरिया, है ना। और ये ध्यान रखना, थायराइड इसमें फायदा करेंगे क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएंगे, एक्सक्रीशन कम करेंगे। लेकिन फिरोसमाइड इसका उल्टा काम करते हैं। फिरोसमाइड इज ए लूप डायूरेटिक, वो ब्लड में कैल्शियम को कम करता है और बाहर निकालता है। इसीलिए मैंने आपको कभी डिस्कस करा होगा, द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया इज, एनीबडी इन द चैट कैन टाइप में, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मेरे से मेरे रेजिडेंसी के भी फाइनल ईयर में पूछा था। और ये आपके फार्मा का क्वेश्चन है, ये ऑर्थो का क्वेश्चन है, और ये मेडिसिन का क्वेश्चन है। जो भी चीजें ऐसी होती है ना जो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग सब्जेक्ट में रिपीट होती है, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, यू शुड नो देम। यार ऐसे मत करो, कितने सारे लोगों, कोई तो बताओ हाइपर कैल्सियमी का ट्रीटमेंट। बहुत बढ़िया अभिषेक, लूप डायबिटिक, बट बी अवेयर, ऑलवेज हाइड्रेट द पेशेंट फर्स्ट। तो आपको चूज करना पड़े दोनों में से, तो फर्स्ट यू विल हाइड्रेट द पेशेंट, देन यू विल गिव लूप डायबिटिक। और मान लो मेरे पास टाइम नहीं है, और मेरे को आपके पास बहुत अमीर पेशेंट आ रखा है, जो आप वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसके दिल पे दिक्कत आ रही है, और ये अल्टर्ड सेंसोरियम में भी चला गया, बीपी बढ़ चुका है, आप जल्दी से जल्दी कंट्रोल करो मैम, जितना महंगी आप दवाई लिखोगे मैं उतनी महंगी ले आऊंगा। अब बताओ अभिषेक और एनीबडी ऑफ यू, आप कौन सी मेडिसिन दोगे उस पेशेंट को इमरजेंसी हाइपर कैल्सीमिया में, एकदम से कैल्शियम को कम करने के लिए। नाम में कैल्शियम है उसके, अब तो बता दो। कैल्सेटोनिन, बिल्कुल सही देना है ना। सो यू विल गिव कैल्सेटोनिन। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज ट्रीटमेंट, बिकॉज जो भी चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीज मल्टीपल डिसिप्लिन में आती है, मल्टीपल सब्जेक्ट में आती है, आपका बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए उन पे, क्योंकि उनका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कैसे, किस वो अपनों ने डिस्कस कर लिया। बेसिक यूरिन में कौन से कैल्शियम ऑक्सलेट आर इररेस्पेक्टिव ऑफ यूरिनरी पीएच वो बनेगा, जिसमें हाइपरकैल्सीमिया टेंडेंसी है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है स्टोन की, उसमें आएगा ही आएगा। लेकिन एसिडिक यूरिन में कौन सा स्टोन बनेगा, मोस्ट कॉमन इज यूरिक एसिड, अलग अदर इज सिस्टीन स्टोन। और बेसिक यूरिन में मेजरली स्टूवर्ट स्टोन, जिसको ट्रिपल फॉस्फेट या कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, वो बनेगा। ध्यान रखना, आज के लेक्चर के बाद आप मेडिसिन और सर्जरी दोनों पढ़ लेना किडनी स्टोन की, ताकि दोनों से टॉपिक खत्म हो जाए। डायग्नोसिस में आप 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम कराओगे, वो की बढ़ है ना।
सीकेडी के पेशेंट्स में क्या होता है, सीकेडी के पेशेंट में कैल्शियम नहीं बढ़ होता, कैल्शियम तो बेचारों में कम होता है, लेकिन उनमें फॉस्फोरस बॉडी से निकल नहीं पा रहा था, तो फॉस्फोरस बढ़ जाता है। और मैंने बताया था जब भी कैल्शियम और फॉस्फोरस में कोई भी बढ़ेगा होएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 55 क्रॉस करेगा। सो that will also cause stone, and but these stones are calcium phosphate stone, they are known as bruchite stone, ठीक है। और उसके अलावा दे आर रोजेट शेप्ड क्रिस्टल्स, ठीक है। अब अपने बात करते हैं और क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के। या तो कैल्शियम ज्यादा हो जाए जैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म, या फिर कैल्शियम कम हो जाए लेकिन फॉस्फोरस ज्यादा हो जैसे हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हाइपर पैराथायराइडिज्म में तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पैराथायराइड को ही निकाल दो। कोई भी चैट में बताएगा पैराथायराइड निकालते हैं, पहली बात तो बताओ कितनी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ये बात बताओ। एक दो तीन चार कितनी होती है? चार, है ना। आप निकालते हो जब भी पैराथायराइड तो चारों निकालते हो, क्या करते हो, एक बार मेरे को जवाब दो, मेरे को जानना चाहता हूँ आपकी एंडोक्राइन और फिजियो कैसी है। बहुत सही आयुषी। यू ऑलवेज रिमूव 3.5 ऑफ योर ग्लैंड एंड रेस्ट हाफ हाफ वहां नहीं पड़ा रहने देते, बिकॉज नेक डिसेक्शन इज लाइक वेरी वेरी रिस्की। बहुत सही अभिषेक, यू पुट ऑन द ब्रेकियोरेडियलिस, यहाँ पुट ऑन कर देते हो ताकि अब क्या होता है देखो, बड़ी ट्रेजेडी है। आपके पास पेशेंट आया रिकरेंट हाइपर कैल्शियमी के साथ, आपने सोचा यार जड़ से दिक्कत को खत्म करते हैं, पैराथायराइड ज्यादा काम करे, पैराथायराइड को निकाला, बहुत अच्छी बात, निकाल दिया, फिर बेचारे में कैल्शियम, फिर बेचारे में स्टोन हो रहे हैं। इस बार क्यों स्टोन हो रहे हैं, क्योंकि इस बार फॉस्फोरस बोल रहा है, बढ़ रहा है। अब आप टेरीपेराटाइट दे रहे हो तो मरीज भी आप पे गुस्सा हो गया, डॉक्टर साहब आप भी बड़े मजे ले रहे हो, पहले आपने मेरा पैराथायराइड हार्मोन निकाला, अब वापस मेरे को वो दे रहे हो, स्टोन हो रहे हैं, क्या मतलब है। तो यू ऑलवेज लाइक रिमेन हाफ ऑफ योर पैराथायराइड इन योर ब्रेकियोरेडियलिस, ताकि लो अमाउंट, जीरो अमाउंट का पैराथायराइड ना हो, हाइपोपैराथायराइड ना हो, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पैराथायराइड सिक्रीट करता रहे। और अगर मान लो उसमें भी कभी ट्यूमर हो, एडिनोमा हो, तो इतनी बड़ी नेक टफ डिसेक्शन है, इस पे ना करना पड़े, सीधा यहाँ गए और निकाला, बात खत्म। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच फॉर हाइपर पैराथायराइडिज्म और हाइपोपैराथायराइडिज्म। जब भी हाइपोपैराथायराइडिज्म होगा तो रिप्लेसमेंट हार्मोन इज टेरीपेराटाइड। फार्मा का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को 3 साल तक टेरीपेराटाइड दे दिया, क्या होने का रिस्क है? क्वेश्चन है फार्मा का, ऐसे मत करो यार। मेरे को 3 साल तक आपने दमादम कि अरे आपके फ्रैक्चर हुआ था, आप मस्त ये इंजेक्शन लगाओ, मैं आपको बढ़िया इंजेक्शन लिख के दे रहा हूँ, मैं भी आपके पास आता रहा 3 साल तक, टेरीपेराटाइड लगाता रहा, किसी को नहीं पता। यार देखो ये ध्यान होना चाहिए, द लाइक टेरीपेराटाइड शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 2 years, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। आप अपने फार्मा के नोट्स में जाना, वहां ये चीज लिखी होगी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अब अपने बात करते हैं यार कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट का अपना डिस्कशन हो गया। ट्रिपल फॉस्फेटेस कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स, है ना। और इसके अंदर आपका क्या होगा कि स्टूवर्ट स्टोन बोलते हैं, वही यूरिया को तोड़ के अमोनिया बन जाएगा यूरिएज के द्वारा, और वो यूरिन को एल्कलाइनाइज कर देगा, और एल्कलाइन होने से लार्ज किडनी स्टोन्स बढ़ते हैं, स्टूवर्ट स्टोन दैट आर नोन एज टैग ऑन कैलकुले बिकॉज लाइक दे आर सो लार्ज। तो ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, यूरिन को अपना एंटीबायोटिक देने पड़ेगा इस पेशेंट में, यूरिन की पीएच एल्कलाइन मिलेगी आपको, और एंटीबायोटिक दे के ही ये पेशेंट सही होगा। तो कॉफिन लिड अपीयरेंस बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फोरेट में, रोजेट शेप क्लिस्टर, जो कि आपका कॉमनली आता है वो तो डंबल शेप्ड, मतलब कैल्शियम ऑक्जेलेट, या फिर सॉरी एनवेलप शेप्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट, डंबल शेप्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट, और एक ये कॉफिन लिड अपीयरेंस, कॉमनली ये आस्क होते हैं। इसके बाद अपने आएंगे यूरेट स्टोन्स पे। यूरेट स्टोन लाइक वेरी सॉफ्ट एंड मशी स्टोन, यूरिक एसिड ज्यादा होने के कारण होते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी भी कारण से यूरिक एसिड ज्यादा है, ट्रीटमेंट में एल्कलाइनाइज द यूरिन विद पोटेशियम सिट्रेट। और यूरिक एसिड ज्यादा होने के रीजन देखो बहुत सारे होते हैं, बट कॉमनली क्रॉनिक गाउट में देखा जाता है, तो ट्रीटमेंट में एलोपिरिनोल या फेबोक्सिस्टैट या प्रोबेनेसिड, डिपेंडिंग ऑन गाउट के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, वेदर पेशेंट इज ओवर प्रोड्यूसर और अंडर एक्सक्रीटर, है ना। अगर एक्सक्रीशन कम के कारण है तो एक्सक्रीशन ज्यादा करने के लिए प्रोबेनेसिड देते हो, अगर ओवर प्रोड्यूसर है, यूरिक एसिड बना ज्यादा रहा है, तो आप एलोपिरिनोल या फेविएक्सोस्टैट देते हो। इसी से मैं चलो एक और आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पेशेंट है जो कि आपका बड़ा कॉम्प्लायंट पेशेंट है, डायबिटिक प्लस
करो, बहुत पढ़ा लिखा पेशेंट है और वो आपके पास अपने यहाँ 6 महीने में आरटी सब करा और वो बोल रहे डॉक्टर साहब देखो मेरे को तो गठिया हो गया मेरा, क्या हुआ, अभी ट्रीट करना चाह रहे थे, समझ नहीं आया। माइक में आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। देखो, मान लो एक पेशेंट आया, माइक में इश्यू आ रहा है क्या? सभी लोगों को आ रहा है या सिर्फ अभिषेक एनिमेट? वॉइस क्लियर आ रही है? जस्ट गिव मी थम्स अप इफ वॉइस इज क्लियर। समटाइम जस्ट वेट अ सेकंड। यार अब वॉइस क्लियर है क्या यार आप लोगों को, सभी लोगों को, किसी को इश्यू तो नहीं है? ठीक है। देखो, एक पेशेंट आया, पढ़ा लिखा पेशेंट है, अच्छे से आपके पास रेगुलरली फॉलोअप में आता है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, 40 ईयर ओल्ड है, कोई कंप्लेन नहीं है। और बस वो बोल के आए कि डॉक्टर साहब देखो मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है लेकिन मेरा यूरिक एसिड 8 है, मेरे को तो गठिया हो गया, क्या मेरे को एलोपिरिनॉल लेनी पड़ेगी? क्या जवाब दोगे? जस्ट टाइप यस और नो वेदर यू गिव हिम एलोपिरिनॉल और नॉट, एनीबडी, जो भी आपको लगता है, जस्ट गिव योर ओपिनियंस। नो, आयुषी नो, और प्रशांत नो। नो, बहुत बढ़िया, सबको पता है। ठीक है। देखो, दैट इज नोन एज एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। दैट मींस यूरिक एसिड बढ़ा होने से डजंट मीन यू कॉल इट गाउट, डजंट मीन यू स्टार्ट हिम ऑन लॉन्ग टर्म एलोपिरिनॉल। एसिम्प्टोमेटिकली भी बढ़ा हुआ हो सकता है, आपको उसको अननेसेसरी ड्रग नहीं देनी है। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक पेशेंट है, क्लासिकल गाउट की कंप्लेंट है, अपना पोडाग्रा के साथ आया है, रेड स्वोलन टेंडर जॉइंट है, आत्मा निकल रही है, उसका इतना सीवियर पेन हो रहा है और आपके ग्रेटर टो में पेन हो रहा है, लेकिन उसका यूरिक एसिड नॉर्मल है, आर ए एनटीसीसीपी सब नेगेटिव है। अब आप बताओ, फीमेल है, अब आप बताओ, क्या आप उसको गाउट डायग्नोसिस के लिए रखोगे और क्या आप उसमें एंटी गाउट मेडिकेशन दोगे? एनीबडी, एनीबडी प्लीज। ऐसे मत करो यार। अब तुमने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया तो अब तो जवाब दो कम से कम, प्लीज। यस, बिल्कुल सही, यू ऑल आर राइट। बिकॉज देखो क्या होता है, कई बार एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड है ना, बढ़ता तो है, बट वो सारा का सारा, मान लो मेरे इस जॉइंट में आके सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है। तो एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है और वो डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के कारण ब्लड में यूरिक एसिड कम मिलेगा। तो आपके पास पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि बढ़ते ही ट्रीट कर दिया, सिम्टम पूछो, सिम्टम नहीं है नहीं ट्रीट करना। और आपको क्लासिकल गाउट के सिम्टम है लेकिन यूरिक एसिड नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको उसको एज ए गाउट ट्रीट करना है। सो दीज आर द लाइक बेसिक थिंग्स यू शुड बी अवेयर, वरना आप अननेसेसरी ड्रग प्रिस्क्राइब कर दोगे। सो दिस इज अबाउट यूरिक एसिड स्टोन्स। उसके बाद एक मैंने जस्ट जस्ट फॉर योर निमोनिक, क्योंकि ये पूछा जाता है व्हाट आर द रेडियोल्यूसेंट स्टोन, दैट द ट्रिक इज पीजी लक्स, है ना, पी फॉर पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड याद रखना, यहाँ का जो स्टोन होता है वो रेडियोल्यूसेंट होता है, लेकिन यहाँ का ट्यूमर इज इजिली सीन ऑन द एक्सरे। फिर जी से गॉल स्टोन, गॉल स्टोन आर नॉट विजिबल इजिली ऑन द एक्सरे। एल से लाइसिन स्टोन, यू से यूरिक एसिड, एंड एक्स से जेंथीन स्टोन, दीज आर नॉट विजिबल ऑन द एक्सरे। नाउ सिस्टीन स्टोन आर द हार्डेस्ट स्टोन्स अमंग ऑल द पैथोलॉजी, और इसके दो कॉज होते हैं, वन इज सिस्टिनोसिस, वन इज सिस्टीन यूरिया। जाके अपनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ना, एंड आई वुड लव टू टीच यू गाइस बायोकेमिस्ट्री इफ यू लाइक विल कॉन्स्टेंटली बी कमिंग। और धीरे धीरे अपनी अमाउंट बढ़ती है और फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे भी आते हैं। जस्ट वांट टू टीच यू बायोकेमिस्ट्री बिकॉज लाइक इट इज ए कॉमन मिथ कि ये बेकार सब्जेक्ट है, मेरे को भी लगता था, लेकिन लाइक व्हेन आई रेड बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम कैप्लन, इट इज मच बेटर देन मेडिसिन इटसेल्फ, है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जस्ट ए ग्लिम्स फॉर यू। देखो, सिस्टीन यूरिया और सिस्टिनोसिस अलग अलग चीज है। जो सिस्टीन यूरिया है, जो सिस्टिनोसिस है वो तो बच्चों की प्रॉब्लम है, और इसी के कारण आपने पढ़ा होगा फेनकोनी सिंड्रोम, और फेनकोनी सिंड्रोम में कौन से टाइप का आरटी होता है? टाइप 2 आरटी, यू शुड बी अवेयर। पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेनकोनी सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आरटी टाइप 2 कॉमनली क्या होता है? फेनकोनी, और जो किसका कॉमन कॉज क्या होता है? सिस्टिनोसिस। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिस्टिनोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेनकोनी सिंड्रोम क्या होता है? सिस्टिनोसिस चिल्ड्रन में। मान लो सिस्टीन यूरिया क्या होता है? दीज आर सिस्टीन और सिस्टाइन, है ना, ई आई एन ई होता है और एक आई एन ई होता है। ई आई एन ई के अंदर क्या होता है? सल्फाइड्राइल ग्रुप होता है। दो सिस्ट
सिस्टीन बन के सिस्टाइन बनाते हैं, INE, है ना, दोनों SH जुड़ जाते हैं, सल्फर हाइड्रोल ग्रुप जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में बेसिक अमीनो एसिड अब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, वो बॉडी में पड़े रहते हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, सिस्टाइन बना लेते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिकॉज यू नो सल्फर हाइड्रोल बॉन्ड इज वेरी वेरी सल्फर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो आपस में जुड़ के इट कॉजेज वेरी हार्डेस्ट बोन ऑफ योर किडनी। सो दैट इज अबाउट सिस्टिनोसिस ट्रीटमेंट में डी पेनिसिलिन यूज करेंगे। उसके अलावा जेंथीन स्टोन होते हैं, ब्रिक रेड कलर के होते हैं। क्लिनिकल फीचर डायग्नोसिस यू ऑल हैव डिस्कस्ड। नाउ फाइनली आई विल कंक्लूड द लेक्चर विद द रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स। लास्ट 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर अभी आपके लिए स्पीड ज्यादा नहीं हुई है, आप सब कोप अप कर पा रहे हो, किसी को ज्यादा लग रही है तो प्लीज डू कम्युनिकेट। बहुत बढ़िया यार, आजकल बढ़िया लग रहा है, सब स्पीड से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, दैट इज गुड साइन। ठीक है, नाउ अब अपने बात करते हैं रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स के। देखो कॉमन चीज क्या है, ग्लोमेरुलर डिजीज एंड ट्यूबुलर डिजीज, मतलब मेरे को अपने रेजिडेंसी में आके बात पता लगी थी, पता तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। देखो सिंपल सा फंडा क्या है, ये है ग्लोमेरुलस और ये हैंड है मेरा ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस की डिजीज आर मोस्टली जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, ग्लोमेरुलस का द वर्ड यू यूज इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनमें इन्फ्लामेशन होने के कारण फीवर भी आएगा, WBC भी बड़े होंगे, और हीमेट्यूरिया भी होगा, यूरिन में भी WBC आएंगे। लेकिन ट्यूबुलर डिफेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ट्यूबुलाइटिस वर्ड किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ट्यूबुलर डिफेक्ट, ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, ट्यूब्यूल्स का काम फिल्ट्रेशन नहीं होता, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो ट्यूबुलर डिफेक्ट विल प्रेजेंट विथ मोस्टली सॉल्ट वेस्टिंग, क्योंकि इनका काम क्या होता है, सॉल्ट को रिटेन करना, वो रिटेन नहीं कर पाएगी, तो सॉल्ट वेस्टिंग के साथ ट्यूबुलर डिफेक्ट आते हैं। तो दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्यूबुलर डिफेक्ट एंड ग्लोमेरुलर डिफेक्ट। तो यहाँ रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट की बात चल रही है, तो कॉमन बात सब में क्या होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, बार्टर, जिटलमान और लिडल, तीनों में कॉमन बात क्या है, तीनों में ही ट्यूबुलर डिफेक्ट है, तीनों के अंदर ही रास सिस्टम का दो में ओवर एक्टिवेशन होगा और एक में अंडर एक्टिवेशन होगा, बट इवेंचुअली तीनों में ही क्या मिलता है, बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड हाइपोकेलेमिया। तो तीनों में ही आप ऐसे याद रख सकते हो कि रास सिस्टम ओवर एक्टिवेशन अभी हम आपको समझाऊंगा, उसके कारण एसिड ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और H+ ज्यादा एक्सक्रीट और पोटेशियम ज्यादा एक्सक्रीट, तो हाइपोकेलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इन सारों में मिलेगा। अब बात करते हैं बार्टर और जिटामाल की, बिकॉज दीज आर लाइक सिमिलर। एक अर्ली डिफेक्ट है, एक लेट डिफेक्ट है। बार्टर जो लूप ऑफ हेलन है उसका डिफेक्ट है, और जो DCT का डिफेक्ट है दैट इज जिटलमान। अब पहले दोनों में कॉमन बातें पढ़ लेते हैं, फिर दोनों में सेपरेट बातें पढ़ेंगे। लिडल इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव, बार्टर एंड जिटलमान। वन इज ऑफ लूप ऑफ हेनले बार्टर एंड जिटलमान इज ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल। बार्टर बिहेव सिंपली लाइक, अगर आपने और मैंने 20-10 गोली फेरोसोमाइड की ले ली, वी आर बोथ बार्टर सिंड्रोम, और अगर आपने और मैंने 10 गोली थायजाइड की ले ली, वी आर लाइक जिटलमान सिंड्रोम। तो बार्टर सिंड्रोम में क्या होगा, पेशेंट का सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, लूप डायूरेटिक की तरह काम करेगा, लेकिन मैग्नीशियम का कोई यहाँ लेना देना नहीं होगा। और आपको पता है फ्यूरोसेमाइड का जो कि लूप डायूरेटिक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोकेलेमिया। तो बार्टर के बच्चे में ना हाइपोकेलेमिया बहुत प्रोमिनेंट होएगा, जबकि जिटलमान के अंदर थायराइड ज्यादा तक काम कर रहा है, तो यहाँ सॉल्ट और वाटर की तो कमी होगी, लेकिन पोटेशियम की ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन यहाँ मैग्नीशियम का फर्क पड़ेगा, जिटलमान में किसका फर्क पड़ेगा, मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम कम होने के कारण पैराथायराइड भी, मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर पैराथायराइड सिंथेसिस, मैग्नीशियम कम होने के कारण पैराथायराइड भी कम होगा, तो कैल्शियम भी कम होगा, यू विल फाइंड हाइपोकैल्सियमिक टेटनी, आपको शॉर्ट से एग्जाम और ट्रॉजवे साइन मिलेगा। दोनों में क्लिनिकल फीचर में क्या कॉमन है, देखो दीज आर द लाइक जेनेटिक डिफेक्ट, तो ये बचपन से प्रेजेंट होंगे, मैंने बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव प्रेजेंट मोर अर्लियर देन ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये बचपन से प्रेजेंट होंगे। और इनके अंदर क्या मिलेगा, जब एंटीनेटली प्रेगनेंसी के दौरान यू विल फाइंड पॉलीहाइड्रोमनोज। आप सोचोगे बच्चा तो डिहाइड्रेशन, अभी बॉस ने बोला था पॉलीहाइड्रोमनोज कैसे हो गया, यही तो बात बोल रहा हूँ, बच्चे के अंदर पानी कम है, बच्चे के बाहर ज्यादा, बिकॉज ही इज गेटिंग पॉलीयूरिया, द किडनीज ट्यूब्यूल्स आर नॉट एबल टू रिटेन सॉल्ट एंड वाटर, वो बार बार पानी बाहर निकलेगी, पॉलीयूरिया होगा। तो जो छोटा बेबी अंदर फीटस है वो बहुत ज्यादा यूरिन निकाल रहा है, तो पॉलीहाइड्रोमनोज होगा। एंड एज सुन एज द बेबी इज born, he will suffer from failure to thrive because he do not have the electrolytes that he need. He will be a low birth weight baby, the due to polyuria, the
diaper changing frequency is also much more. So these are the common symptom that they all have. दोनों ही पेशेंट में सोडियम कम मिलेगा सीरम में, दोनों ही पेशेंट में पोटेशियम कम मिलेगा सीरम में, दोनों ही पेशेंट में यूरिन में क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि सारा सॉल्ट कहाँ निकल रहा है, यूरिन में निकल रहा है। दैट इज हाउ सिंपली यू रिमेंबर। ठीक है, दोनों ही पेशेंट में है, क्योंकि थायराइड में और फेरोसमाइड में दोनों में सॉल्ट कम होता है, दोनों में ही अपना क्लोराइड यूरिन में ज्यादा निकलता है। लेकिन हाइपोकेलेमिया दोनों में होगा, लेकिन प्रोमिनेंट किस में होगा, बार्टर में, जिटलमान में उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। मैग्नीशियम सिर्फ किस में कम होगा, जिटलमान में, इसीलिए मैग्नीशियम में हाइपोकैल्सीमिया के साइन मिलेंगे। डिफरेंट क्या है मैंने बता दिया, एक में मैग्नीशियम नॉर्मल है और जिटलमान में मैग्नीशियम लो है, तो इसीलिए यहाँ हाइपोकैल्सीमिक साइन मिल रहे हैं, इधर नहीं मिल रहे, और यहाँ हाइपोकेलेमिया ज्यादा प्रोमिनेंट है। फाइनल थिंग यू ऑल शुड नो इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बार्टर इज इंडोमेथासिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि जिटलमान में कोई स्पेसिफिक ड्रग आज तक नहीं बनी, उसमें आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट दोगे। अब आपको ये सब क्यों आना चाहिए मैं बताऊं यार, इवन आप मतलब क्या होगा, दीज आर लाइक वेरी इजी डायग्नोसिस अगर आपको इसकी पिक्चर क्लियर है। लेकिन अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं है ना, तो ये बच्चे कभी डायग्नोज ही नहीं हो पाते, दे इवेंचुअली डाई, बिकॉज सिंपल आपका डायग्नोसिस नहीं बनता। आपको सिंपल सा डायग्नोसिस बनाना है, बच्चा आया छोटा सा बेबी, एक मदर लेके आई है, लो बर्थ वेट बेबी है, और वो बोल रही है कि डॉक्टर साहब इसका यूरिन बहुत ज्यादा बनता है, खाता पीता नहीं है ज्यादा, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा डॉक्टर साहब, आपने रूटीन कराया। और जैसे ही आपने हाइपोकेलेमिया हाइपोनेट्रेमिया देखा ना, बताता हूँ अभी अभिषेक, जैसे आपने हाइपोकेलेमिया हाइपोनेट्रेमिया देखा, आपको इमीडिएटली सोचना है कि यार इस बच्चे को कोई ना कोई रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट होना है चाहिए, आपको उसको एडमिट करना चाहिए, उसका यूरिन फॉर क्लोराइड करना चाहिए, उसमें एबीजी करनी चाहिए, और देखना चाहिए एल्कलोसिस है क्या। अगर वो बार्टर या जिटलमान है तो यू कैन सेव हिज लाइफ। सो दैट इज हाउ यू मेक वेरी टफ डायग्नोसिस बाय वेरी सिंपल रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। व्हाई वी गिव एंडोमेथासिन इन द पेशेंट्स ऑफ बार्टर, बिकॉज इट इज फाउंड दैट बार्टर के अंदर मेन पैथोलॉजी ये भी होती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप उसके पैथोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन कम करने के लिए आप इंडोमेथासिन देते हो। सो दैट इज द लाइक rationale behind why you give indomethacin. Finally, I hope what Abhishek it is clear. Finally, in the topic, it is Liddle syndrome. Liddle syndrome is entirely different from both of these. यहाँ सॉल्ट और वाटर तो बहुत अच्छे से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इवन ज्यादा हो रहा है, ईमैक चैनल्स का म्यूटेशन हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट और वाटर रिटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ H+ और K+ का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, तो हाइपोकेलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ भी होगा। अब ऊपर वाली सब जगह क्या हो रहा था, देखो सॉल्ट और वाटर जा रहे हैं, तो मैंने बताया था जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, रास, तो उन सब में रास बढ़ रहा था, लेकिन वहां बीपी नॉर्मल या लो मिलेगा बार्टर और जितल में, क्योंकि बेचारा टिंगा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उस बच्चे में सॉल्ट ही नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ से बीपी बढ़ेगा। रास बढ़ाने की तो कोशिश करेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, तो दो बोथ ऑफ देम में लो बीपी एंड हाई रेनिन स्टेट्स। And see, that is a very big paradox. You should be aware whatever I'm saying. लेकिन लिडल सिंड्रोम में सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, तो बीपी पहले ही बढ़ जाता है, तो फीडबैक इनिबिशन होता है, रास कम होएगा, इट इज ए लो रेनिन हाइपरटेंशन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एमिलोराइड। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स ऑल ऑफ अस दैट वी आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर सबको क्लियर हो गया, स्पीड सही है। नाउ आई विल लिटरली क्विकली शो यू द नोट्स एंड आई डोंट वांट टू टायर यू ऑल अप। 2 मिनट में वी विल क्विकली गो थ्रू, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ लेट मी गो थ्रू द नोट्स अपने क्विकली, सभी को रिव्यू करके देन वी विल कंटिन्यू अगेन। आजकल यार तुम लोग मतलब पता नहीं क्या बढ़िया काम कर रहे हो, मतलब सारे लोग इतनी स्पीड से कोप अप कर ले तो मजा आता है मेरे को, फिर अच्छा लगता है। देखो, ये है अपना नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस में आप देखो, ये कुछ डायरेक्ट स्पॉट ऑन क्वेश्चन है, ये वही इमेज है जो आपके पेपर में आएगी, तो प्लीज रट लेना इन सबको। कैल्शियम ऑक्सलेट्स के देखो छोटे छोटे एनवेलप शेप्ड, जैसे आप डाक या डार्क लाया वो वाली होते थे ना। नाउ दीज आर स्ट्रू वाइट स्टोन, है ना। स्ट्रू वाइट स्टोन कैसे होते हैं, देखो ये कॉफिन लिड है ना, जिसमें आप बंदे को दफनाते हो वो। ये सिस्टीन स्टोन, ये क्या है, हेक्सागोनल स्टोन है, ये स्पॉट ऑन क्वेश्चन है। और एक ये यूरिक एसिड स्टोन है, मशी स्टोन है। ठीक है, और अलग अलग शेप में होते हैं, इनमें कोई फिक्स शेप नहीं होती यूरिक एसिड स्टोन में। ठीक है, यहाँ देखो सारी, कैल्शियम ऑक्सिलेट मोनोहाइड्रेट, ये मोस्ट कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, डाइहाइड्रेट, जो कि कैसा दिख रहा है, एनवलप शेप का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट मोनोहाइड्रेट, ये कैसा दिख रहा है, डंबल शेप का, दो डंबल जोड़ दोगे तो एनवलप बन जाएगा। ठीक है, फिर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट कैसा था, रोजेट जैसा, आगे मैं दिखाऊंगा, कैल्शियम फॉस्फेट रोजेट जैसा।
ये स्टूवर्ट स्टोन कॉफिन लिड अपीयरेंस, जो कि यहाँ इस वाले डायग्राम में ऊपर वाले में बेटर दे रखी थी। यूरिक एसिड मल्टीपल फॉर्म्स, तो कोई फिक्स फॉर्म नहीं है इसका। सिस्टीन और हेक्सागोनल, सिस्टीन यूरिया और सिस्टोनोसिस, इन दो के कारण होता है। ये सब इन्हीं की जनरल बातें हैं, यू ऑल ओवर। मेन बात कह रखो, मोस्ट कॉमन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, स्टूवर्ट स्टोन उससे कम, सिस्टीन स्टोन सबसे कम होते हैं, हार्डेस्ट स्टोन होते हैं। ये भी सब उसी की समरी दे रखी है। नाउ विल कम टू द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूरिन पीएच है। एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड बनता है, अदर आपको याद रखना है सिस्टाइन। और एल्कलाइन यूरिन स्टूवर्ट स्टोन और ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जिसको बोलते हो, एल्कलाइन यूरिन में बनता है क्योंकि वहाँ प्रोटियस बैक्टीरिया होता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, फेमिलियर हाइपरकैल्सीयूरिया, मतलब यूरिन में कैल्शियम ज्यादा होता है, ब्लड में कम होता है, तो हाइपोकैल्सेमिक मतलब ब्लड में कम है और यूरिन में ज्यादा है। इथाइलिन, और मोस्ट कॉमनली ये डी एनवेलप शेप्ड होते हैं, लेकिन जो मोनोहाइड्रेट वाले होते हैं वो डबल शेप्ड होते हैं। ये किस में मिलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में। रिकरेंट किडनी स्टोन होगा तो इस बंदे को आपको बार बार बचाने के लिए क्या करना है, थायराइड डायरेटिक दो, ताकि आपके पास वो रोज रोज आए ना, उसकी किडनी बच जाए। और सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट दो, ठीक है, कैल्शियम रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। डायग्नोसिस के लिए 24 आवर यूरिन कैल्शियम करा लो, लेकिन आप एक सिंपल सेटअप में बैठे हुए इतने भारी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। जैसे मैं टर्शरी सेंटर पे था तो भी मेरे पास यूरिनरी कैल्शियम नहीं था, तो अपने सिंपल क्या करते थे, यूरिन पीएच देखी, और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, पेशेंट का पीएच देखा नॉर्मल है, और उसको थायराइड डायरेटिक पे शुरू करा और उसको सेट कर दिया, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करा, बढ़िया हो जाए। लेकिन पेशेंट सॉल्ट वाली बात यूजुअली मानता नहीं है, ठीक है। तो थायराइड ब्लड में कैल्शियम बढ़ाते हैं और एक्सक्रीशन कम करते हैं, इसलिए स्टोन में यूज करा जाता है। फिरोसमाइड ब्लड में कम करते हैं, इसलिए इट इज आईवी फ्लूइड फॉलोड बाय फ्यूरोसमाइड। ध्यान रखना, एफ बी मैंने जहां लिखा वहां फॉलोड बाय, एफ एच ओ लिखा है वहां फैमिली हिस्ट्री ऑफ। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जिनको ब्रूशाइड स्टोन बोलते हैं, सीकेडी पेशेंट में सबसे ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि रोजेट शेप्ड क्रिस्टल होते हैं। सीकेडी में सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है, क्योंकि सीकेडी में फास्फोरस बढ़ता है, और जब भी दोनों में से कोई भी एक बढ़ गया, मल्टीप्लीकेशन 55 से ज्यादा स्टोन बनेगा। ट्रीटमेंट क्या देना है, फॉस्फेट बाइंडर्स देना है, सेवलेमर, लेनाथम और कैल्शियम फॉस कार्बोनेट। अदर कॉजेज मेन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें आप पैराथायरॉयड को रिसेक्ट कर दो, आपको बताया था 3/4 रिसेक्ट करना है। अदर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यहाँ फॉस्फेट बढ़ेगा, तो इसमें आपको टेरीपैराटाइड देना पड़ेगा। तो दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन जिसको स्टूवर्ट स्टोन बोलते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फोरस स्टोन, ये क्या करते हैं, एल्कलाइन पीएच में मिलते हैं, क्योंकि प्रोटियस मिराबिलिस यूरिया को अमोनिया में तोड़ देता है, और ये कॉफिलिड स्टोन बनाता है, जिनको स्टूवर्ट स्टोन बोला जाता है। एक्सरे में आपको देखो, इतने बड़े बड़े पूरी किडनी के रीनल पेल्विस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोन बनते हैं, सारे कैलिक्स से ऑक्यूपाई होके। ये देखो, ये 3 कैलिक्स थे रीनल के, और ये मिलके ये यूरेटर ऐसे बना रहे थे, तो ये सारा एरिया ही ऑक्यूपाई कर लिया। एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन, यहाँ एंटीबायोटिक देना है। यूरिक एसिड स्टोन एडीपीकेडी में मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं, अपनों ने कल डिस्कस करा था। बिल्कुल सॉफ्ट से मशी स्टोन होंगे, कोई फिक्स शेप नहीं होगी, ठीक है। जहाँ शेप बनती है वहां स्टोन हार्ड होते हैं, जहाँ शेप नहीं बनती वहां चीजें सॉफ्ट होती है। एडीपीकेडी एक कॉज, और दूसरा क्रॉनिक गाउट। यूरिन पीएच आपको एसिडिक मिलेगा, लो मिलेगा। ओवर प्रोड्यूसर में एलोपेरिनॉल, फेबोक्सिस्टेट, और अंडर सिक्रीटर में प्रोबेनेसिड। जाके प्लीज ये चारों ड्रग पढ़ना, चारों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर्ल पीजी लक्स क्या होता है, दीज आर रेडियोलुसेंट स्टोन, दिखती नहीं है एक्सरे पे। पैरोटिड स्टोन, गॉल स्टोन, लाइसिन, यूरिक एसिड, जेंथीन, ये तीनों किडनी स्टोन है। ये गॉल स्टोन और पैरोटिड स्टोन है, दिखते नहीं है। सिस्टीन स्टोन आर द हार्डेस्ट स्टोन, हेक्सागोनल स्टोन होते हैं। सिस्टोनोसिस का कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेनकोनी सिंड्रोम पूछा जाए, फेनकोनी एनीमिया नहीं बोल रहे, ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेनकोनी सिंड्रोम पूछा जाए तो सिस्टेनोसिस। फेनकोनी सिंड्रोम से क्या एसोसिएटेड होता है, टाइप 2 आरटीए। सिस्टीन यूरिया अडल्ट्स में क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट इन द बेसिक अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, तो उसके कारण यहाँ देखो, अब जाके बायोकेमिस्ट्री में खोलना, मजा आएगा तुमको। सिस्ट EINE है ना, इसमें सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब सॉरी, बॉडी से निकल नहीं पाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टर खराब है, तो एक्यूमुलेट होगा, और दोनों दो सिस्टीन मिलके आइन बना लेते हैं, सल्फाइड्रिल बॉन्ड जुड़ जाता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसी के कारण पेशेंट के हार्डेस्ट किडनी स्टोन होंगे। जेंथीन स्टोन ब्रेक रेड होता है, तब आप ध्यान रखना किन में, HIV का पेशेंट है, प्रोटीज इनिबिटर लेते हैं तब होएगा, ठीक है। अब अपने आते हैं किस पे, क्लिनिकल फीचर ये सारे डिस्कस कर लिया था। फ्लैंक पेन होगा, अम्बलाइकस और यूविला पे रेडिएट होगा। वॉमिटिंग जिसको रीनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बोलते हैं वो हो सकता है। हीमेटूरिया मे बी प्रेजेंट, दीज मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ट्रीटमेंट इमरजेंसी के लिए पेन रिलीफ देना है, एनाल्जेसिक देना और IV फ्लूइड देना है। डेफिनेटली में आप
साइज फाइंड आउट करो और कॉज फाइंड आउट करो। तो मोस्ट एक्यूरेट तो आप एनसीसीटी केयूबी अदर क्या है सोनोग्राफी करा लोगे। 5 mm से कम है तो उसको बोलो घर पे जाओ पानी पियो मस्त रहो। मार्जिनल साइज है 6-7 mm का है तो आप साथ में टेम्सिलोसिन और निफेडिपिन दोगे, क्योंकि मैंने बताया था ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है दोनों। अगर 2 सेंटीमीटर से कम का है तो ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। 2 सेंटीमीटर से ज्यादा तो उस बोलोगे तो आप तो बेचारा सर्जरी जाके कराओ। कहाँ कहाँ ESWL नहीं करना ये आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट इमेजेस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। और एक जनरल कंसेंसस क्या होता है, अगर यूरिन पीएच से आप ट्रीटमेंट डिसाइड करो, अगर यूरिन पीएच लो है एसिडिक है तो मतलब यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है, तो एल्कलाइनाइज द यूरिन एंड ट्रीट द कॉज ऑफ रेज्ड यूरिक एसिड। अगर यूरिन पीएच नॉर्मल है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होगा, थायराइड डायरेटिक दो और उसको बोलो सॉल्ट ना ले। और अगर यूरिन पीएच हाई है मतलब एल्कलाइन होगा तो स्टूवर्ट स्टोन है तो एंटीबायोटिक लो। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। अब वी कम टू रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स जिसमें बार्टर जेटलमान और लेडल आता है। यहाँ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की नहीं बात कर रहा प्लीज, वो अलग चीज है। 214 तीन तीन अलग प्रकार के होते हैं, रीनल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इन सब में हाइपोकेलेमिया होता है, इन सब में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, देखिए मैंने बोला था हर जगह पोटेशियम और H+ साथ होंगे, 4 जगह छोड़ के, जिसमें RTA डायरिया और ये सब आता है। तो ये उसका एक्सेप्शन नहीं है, RTA डायरिया यूरेटरोसिग्मोइडोस्कोमी और फिस्टुला, 4 जगह होती है जहाँ H+ और K+ अलग अलग जगह जाते हैं वरना सेम जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर में पोटेशियम और सॉल्ट वाटर वेस्टिंग होगी, जिटलमान में मैग्नीशियम और सॉल्ट वाटर वेस्टिंग होगी। मतलब सॉल्ट और वाटर दोनों में जा रहा है, मतलब दोनों में ही रास सिस्टम को ओवर एक्टिवेशन होगा, लेकिन बेचारा बच्चा ही छोटू सा होएगा, उसमें नमक पानी दोनों ही नहीं है तो रास कहाँ से बीपी बढ़ा पाएगा, वो बस बढ़ तो जाएगा बीपी नहीं बढ़ेगा। तो दोनों में आप प्लीज लिख लेना, बीपी विल बी नॉर्मल और लोअर साइड। कॉमनली आपको हिस्ट्री में 90/60 बीपी दिया होगा। बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव, डिफेक्ट लूप ऑफ हेनले में बार्टर में और जिटलमान में DCT। तो इट इज लाइक मोर डाययूरेटिक, फ्यूरोसमाइड इट इज लाइक मोर थायराइड। दोनों में फेलियर टू थ्राइव होगा, बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा होगा, पॉलीयूरी होगा, डायपर चेंज होगा। देखो बहुत सिंपल सी कंप्लेन आ लेके आ रही है मदर, लेकिन आपका सस्पिशन अच्छा होगी, आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो आप PHC पे बैठे बैठे भी आप इनके बारे में सोच सकते हो, और आप सिर्फ वहाँ इलेक्ट्रोलाइट करा के आप डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हो। पेशेंट विल रिमेम्बर फॉर ऑल ऑफ हर लाइफ, वो बताएगी यार इन डॉक्टर साहब ने आपको डायग्नोस करा था और अच्छे से सही कर दिया। तो एंटीनेटली आपको पॉलीहाइड्रोमनोज मिलेगा, both have high renin and high aldosterone but normal BP due to salt restriction। उसके बाद अपने आते हैं फाइंडिंग्स पे। दोनों में सोडियम कम मिलेगा और पोटेशियम कम मिलेगा, दोनों में यूरिन ऑस्मोलैरिटी लो होगी 24 और यूरिन क्लोराइड ज्यादा होगा। फर्क क्या है, बार्टर में मैग्नीशियम नॉर्मल रहेगा मैंने बताया था, जबकि जिटलमान में मैग्नीशियम लोअर साइड रहेगा। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर के अंदर मैग्नीशियम नॉर्मल रहेगा और जिटलमान में लो मिलेगा। मैग्नीशियम लो के कारण हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और हाइपोकैल्सीमिया होएगा, उसके साइन मिलेंगे, और यहाँ मेनली हाइपोकैलेमिया मिलेगा। ट्रीटमेंट मैंने बताया था एंडोमेथासिन है, वहाँ कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों में रिप्लेस करने। लीडल मैंने नोट्स में लिखा नहीं हो, आप लिख लेना, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। GOF मतलब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा इनएक्ट चैनल्स का, जिससे आप देखोगे सॉल्ट और वाटर तो ज्यादा रिटेन हो रहा है लेकिन पोटेशियम और H+ बाहर निकल रहा है। तो इट इज एरोन लेनिन हाइपरटेंशन। यहाँ पेशेंट को ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, एमिलोराइड दोगे। ठीक है, सो लाइक आई होप यार आज का लेक्चर समझ आया, थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा था बट यू ऑल हैव लाइक कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल। ठीक है, और आई विल जस्ट आफ्टर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ना, वी विल डिस्कस योर डाउट्स। तो इफ anybody of you want to stay can stay also। it was good session यार today। You guys are keeping up very well with the pace। thank you, चलो यार, good night। चल, dose of nifedipine I will put on the group। चलो गुड नाइट यार एवरीवन।